हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से कि कैसे आप मेक्सिको का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए हुए थे काफ़ी अरसे से, तो इसमें मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी। लेकिन आज जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानी भाई हैं जो ऑलरेडी मेक्सिको में हैं, स्टूडेंट वीज़ा पर आए थे। तो उनके पास एक्सपीरियंस भी है, उन्हें पता भी है कि सारा प्रोसेस कैसे होता है, और स्पेशली स्कॉलरशिप के हवाले से और जॉब्स एंड एवरीथिंग जो है वो स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड आज हमसे डिस्कस करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी सिचुएशन समझ आ जाए। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो अगेन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम रासिक है। मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। मेरी पैदाइश रावलपिंडी की है और मेरे जो फैमिली है वो कश्मीर से है। मैंने अपना बैचलर्स किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2015 में इस्लामाबाद से, और उसके बाद 2015 से 2018 तक मैं हाईटेक यूनिवर्सिटी में रहा एज अ लैब इंजीनियर टेक्सला के अंदर। और 2018 में मैंने मेक्सिको का स्कॉलरशिप लिया और मास्टर्स की डिग्री को पढ़ने के लिए आया। और उसके बाद 2020 में मैंने अपनी डिग्री ख़त्म की और अब 2020 से ऑनवर्ड्स मैं डॉक्टरेट प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ मैक्सिकन यूनिवर्सिटी के अंदर। ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह। आज के इस बेसिकली इस सेशन के अंदर हम लोग मेक्सिको के पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। कैसे उसमें इंटर हो सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप ले सकते हैं, और जो भी उसका रिलेटिव कॉम्प्रिहेंसिव है वीज़ा प्रोसेस का। और ये वाला जो सेमिनार है बेसिकली हम फोकस करेंगे साउथ एशियन स्टूडेंट्स पे, पार्टिकुलरली जो लोग पाकिस्तान से हैं, जो लोग इंडिया से हैं, क्योंकि उन उनके उन इस तरह के इस ग्रुप के लोगों के साथ मेरा ज़्यादा जो है कनेक्शन है। ओके। तो ब्रीफ सा रखूंगा इस सेशन को, और इसमें से कुछ चीज़ें इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा और कुछ चीज़ें जनरली मतलब छोड़ देंगे। बेसिकली सेशन में हम लोग 5 टॉपिक्स को टच करेंगे। पहला तो है कि मेक्सिको में पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन मतलब क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। और बेसिकली इसको मैं बहुत ज़्यादा टच नहीं करूँगा। ये एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगी। और जो सेकंड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है, इस जगह पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा कि मैक्सिकन यूनिवर्सिटी में कैसे इनरोल हुआ जाता है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में। तो जो सारा आज का सेमिनार है, ये बैचलर्स डिग्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स डिग्री, डॉक्टरेट डिग्री और पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री, पोस्ट डॉक डिग्री के लिए एप्लीकेबल है। और जो ओके। सेकंड है, फाइनेंस कैसे ढूंढना है, आप अपनी एजुकेशन को सपोर्ट कैसे करेंगे। फिर उसमें जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, ये भी थोड़ा सा जनरल हो जाता है। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन। वीज़ा प्रोसेस कैसा करना है, मैक्सिको में कैसे आएंगे, क्या इमिग्रेशन प्रोसेस होंगे, रेजिडेंसी क्या होगा, इसके बारे में वीडियोस आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। तो जो लास्ट 2 टॉपिक्स है, मैं सिर्फ वही चीज़ें टच करूंगा जो एज अ स्टूडेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट क्या वीज़ा प्रोसेस है, एज अ स्टूडेंट क्या इमिग्रेशन प्रोसेस है, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, एज अ स्टूडेंट क्या रेजिडेंसी में मतलब क्वेश्चन है। तो ना सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि मेक्सिको की पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेक्सिको फाइनली नॉर्थ अमेरिका के अंदर आता है और वन ऑफ द 20th बिगेस्ट इकोनॉमी है मेक्सिको की। तो ना इधर मतलब जो दुनिया का बिगेस्ट ट्रेड का जो पार्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड का जो पार्ट है वो मेक्सिको से जाता है, स्पेशली जो इसका बॉर्डर है मेक्सिको का और यूएस का। तो ना इस वजह से मेक्सिको का जो ओवरऑल जो जॉब पर्सपेक्टिव के या बिजनेस पर्सपेक्टिव का है, वो काफ़ी मतलब वाइड है। तो ना
मैक्सिकन एजुकेशन सिस्टम से गुजर के आपके पास कोई टाइटल है, तो मतलब वो आपको बेनिफिट दे सकता है अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए। तो ये मोहम्मद भाई आपको शायद एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, कैसे अटेन की जाती हैं वगैरह वगैरह ना, वो एक अलग एरिया है। और उसके अलावा मैक्सिकन पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का एक दूसरा फायदा जो मतलब मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें बाकी मुल्कों को, आप यूएस को, कनाडा को, ऑस्ट्रेलिया को, यूरोप को, चाइना को, जहाँ पे हमारे हमारे मुल्कों के लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो अब वहाँ के मुल्कों में वीज़ा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, स्कॉलरशिप ढूंढना बहुत मुश्किल हो गई है। इनफैक्ट आप सब कुछ कर भी लें, फिर जॉब पर्सपेक्टिव नहीं है उधर, आप क्या करेंगे, क्योंकि उधर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सेचुरेशन हो चुकी है। तो लैटिन अमेरिका के अंदर अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप इसको ना ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं दूंगा, बहुत सारे लोग जो अरब कंट्रीज से हैं वो मतलब बहुत अच्छी तरह से इधर डेवलप्ड है, उनके बिजनेसेस हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन यहाँ पे की हुई है, और वो इनकी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर से स्पेनिश बोलते हैं। तो ना एडॉप्शन है सारे कल्चर की, और इस प्रोसेस से निकलने की। तो सिर्फ ये नहीं है आपने कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन कहाँ से करनी है, बेसिकली इसके साथ ये भी फैक्टर देखना बड़ा ज़रूरी है कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के बाद आप किधर पर्सपेक्टिव क्या हो गए, आप क्या कर सकते हो। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपने मैक्सिको सेलेक्ट करना है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, तो ऐसा नहीं है कि इधर मतलब टॉप यूएस रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज हैं और आप उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आओ, और इधर हाईएस्ट एच इंडेक्स प्रोफेसर हैं, आप उनसे सीखने आओ, वो नहीं है इसमें। इसलिए आपने अगर सेलेक्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होने चाहिए, जैसे कि कोई फैमिली फैक्टर है, जैसे कि आपका शायद कोई रिलेशनशिप है यूएस के अंदर, तो इस तरह से आप अपना बिजनेस, फैमिली बिजनेस आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो ना मल्टीपल फैक्टर्स आपको फोर्स कर सकते हैं मैक्सिकन एजुकेशन सिस्टम की तरफ आने के लिए ना। बाकी आप बहुत सारी चीजें आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है बात, आप मैक्सिकन यूनिवर्सिटीज में इनरोल कैसे होना है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के अंदर। पहले तो मैं थोड़ा सा जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं कि अ, अगर एक मैक्सिकन बंदा मैक्सिको की किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल होना चाहे मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, तो उसका क्या प्रोसीजर है। उसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, उसको एक लोकल एग्जाम चाहिए जिसको कहते हैं एग्जानी, एग्जानी 3, उसको टॉफिल चाहिए, उसको रिसर्च प्लान चाहिए, उसको एक प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस चाहिए, उसको प्रपोजल चाहिए, और भी 3 to 4 चीजें और है। तो मतलब 9 से 10 चीजें कंप्लीट करेगा एक मैक्सिकन बंदा, अच्छा, तो मैक्सिकन फिर बंदा। वो सिर्फ, बिल्कुल सिर्फ एक मैक्सिकन बंदा नॉर्मल जो इधर का रेजिडेंट है, नेशनल है, हाँ। 9 से 10 थिंग्स कंप्लीट करेगा, तो फिर वो इलिजिबल होगा एडमिशन अप्लाई करने के लिए। और इसकी भी उसको कोई गारंटी नहीं है कि उसको एडमिशन मिल जाएगा ना। तो वो सिर्फ इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आप कैंडिडेट बन जाए एडमिशन के लिए, उसमें ही 9 से 10 डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछते हैं। तो जब हम एज अ फॉरेनर अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, और सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्लिकेट नहीं कर जाते, मतलब और भी क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाते हैं, टाइम लिमिट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है वगैरह वगैरह। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपने पहले कोई मेक्सिको की यूनिवर्सिटी ढूंढनी कैसे है, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सी मेक्सिको की यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो ना ये सबसे पहला मैंने एक लिंक इधर डाला हुआ है, टॉप यूनिवर्सिटीज जो मेक्सिको में है। ये लिस्ट मैंने नहीं प्रिपेयर की, ये लिस्ट जो भी रैंकिंग से आई है, टॉप 10 मैंने तो देखी भी नहीं। तो वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है जिनमें बहुत कॉमन नेम है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वादालाखारा, ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मेक्सिको, और टेक दे मोंटरई, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और यूनिवर्सिडad ऑटोनोमा दे नुएवो लेओन। मतलब ये कुछ बड़े नाम है ना जो हम्म। हमेशा से इन लिस्टों में रहे। तो ये वो चीज़ है। अच्छा, तो
इस यूनिवर्सिटीज में इनरोल कैसे किया जाता है। इसके अंदर एक रिलेशनशिप है जो मैं आपको पहले बता दूं कि मैक्सिको की यूनिवर्सिटीज का पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन काम कैसा करता है। मैक्सिको के अंदर एक अथॉरिटी है जिसको कहते हैं कोनासेट। यहाँ पे मैंने उसका नाम लिखा है कोनासेट। जो भी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है ना, वो एक नेशनल क्वालिटी प्रोग्राम के अंदर आती है जिसको कहते हैं PNPC, स्पेनिश में प्रोग्रामा नेशनल de posgrado de calidad। मतलब इसकी ट्रांसलेशन ये है कि क्वालिटी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन प्रोग्राम्स कौन से। तो बेसिकली कोनासेट और PNPC यूनिवर्सिटीज को एवेल्युएट करती है और उनमें से वो प्रोग्राम्स ढूंढती है जो कि मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड को कंप्लीट करते हैं। और इनके 4 लेवल होते हैं। मतलब एक लेवल है बेसिक, एक लेवल है कंसोलिडेटेड, एक लेवल है कॉम्पिटेंसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रैंक के इक्वलेंट है। और वो बहुत ही कम प्रोग्राम्स है मैक्सिको के अंदर जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोग्राम्स हैं। तो जब एक यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम PNPC के अंदर आ जाता है और कोनासिट से वो एफिलिएटेड होता है, तो फिर उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कोनासिट स्कॉलरशिप देती है। तो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप स्कॉलरशिप के साथ मैक्सिको में पढ़ना चाहते हैं तो आपको वो यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी, वो डिपार्टमेंट ढूंढना पड़ेगा जो PNPC के अंदर आता है, जिसको कोनासिट स्पॉन्सर करती है। और टू बी ऑनेस्ट मैं तो समझता ही नहीं हूँ कि अगर आप स्कॉलरशिप के बगैर पढ़ना चाहते हैं, तो मतलब कोई पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन करना चाहते हैं, तो उसकी कोई कोई मतलब कोई सेंस नहीं है। बेसिकली वो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन में वो सिर्फ आप एजुकेशन रिसीव नहीं करते, वो आप एजुकेशन रिटर्न भी करते हैं सोसाइटी को इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च वगैरह। तो विदाउट स्कॉलरशिप इट डज नॉट मेक एनी सेंस पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन करना। तो हमेशा स्कॉलरशिप को और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को लिंक किया जाता है। तो इन समरी जो हमने सीखा कि आपने वो प्रोग्राम में अप्लाई करना है जो सिर्फ PNPC के साथ रजिस्टर्ड हो और कोनासिट उसको स्पॉन्सर करे। अब एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी फैकल्टीज होती हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। हर फैकल्टी का एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है। इंपॉर्टेंट बात, सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम PNPC के अंदर नहीं आते। उनमें से कुछ प्रोग्राम्स PNPC के अंदर आते हैं, कुछ प्रोग्राम PNPC के अंदर नहीं आते। इसका मतलब ये है कि आप एक यूनिवर्सिटी देखें और कहें कि नो ये तो यूनिवर्सिटी बड़ी बेहतरीन है, टॉप पे है, कोनासिट से एफिलिएटेड है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ प्रोग्राम्स PNPC से एफिलिएटेड ना हो और आपको वो स्कॉलरशिप ना दें। और अगर आप वैसे ही मतलब फोर्स करते रहे उनको, एडमिशन के लिए अप्लाई करते रहे उनको, तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि स्कॉलरशिप उधर नहीं है। तो ना इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बात फिक्स करना कि आपने एक प्रोग्राम जो भी ढूंढना है वो PNPC से एफिलिएटेड होना चाहिए जिसको कोनासिट स्पॉन्सर करे। और आप कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोग्राम्स PNPC से एफिलिएटेड है, कौन से नहीं है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है। बेसिकली ये कोनासिट का भी लिंक है, आप इसको भी रिवाइज करें। ये PNPC का लिंक है, हम लोग इस लिंक पे डायरेक्टली जाते हैं और जाके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। ये जो लिंक था डायरेक्टली इसको इसको ओपन करना है और आप इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट को कहते हैं पादरोन PNPC। इसका मतलब ये है कि जो भी PNPC के प्रोग्राम्स हैं वो आपको इस यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। ये वेबसाइट स्पेनिश में है, वेबसाइट इंग्लिश में नहीं है। अभी ये भी आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन पढ़नी है तो इधर इंग्लिश ही, इधर स्पेनिश ही है, इंग्लिश का कॉन्सेप्ट हाँ, इधर ये नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे पहले तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल। तो ना ये यहाँ पे मैंने गूगल ट्रांसलेटर का भी लिंक डाला है और मैंने इसको डाला इम्पोर्टेंट लिंक। तो आपने अगर ये काम करना है तो मतलब इस सब के थ्रू जाना पड़ेगा। अच्छा मैं रासिफ भाई, ये ट्रांसलेशन सारे जो नहीं कर लिंक्स रहा। आपने डाले हुए हैं ना, ये कैसे आप ये डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, नीचे मुझे सेंड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नीचे वीडियो ओके, मैं आपको ना ये मैसेज में भेज दूंगा। के।
ओके, जब हम इस वेबसाइट पे आ गए तो मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें ना। अब ये है रजिस्ट्री नेशनल क्वालिटी प्रोग्राम्स के। हर क्वालिटी प्रोग्राम का एक रेफरेंस नंबर होता है। अगर आपको वो रेफरेंस नंबर पता है तो यहाँ डाल दें, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करें, अभी हमें कोई रेफरेंस नंबर नहीं पता। आपको अगर प्रोग्राम पता है तो डाल दें, इंस्टीट्यूशन पता है तो डाल दें। लेकिन ये जो थ्री है ना, फर्स्ट थ्री ऑप्शंस, ये बेसिकली उस टाइम के लिए जब आप रिवाइज करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन अभी आपके तो पास हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रोग्राम इंफॉर्मेशन है। ही नहीं है। बिल्कुल। तो ना हम लोग ये इन प्रोग्राम्स के अंदर से सिलेक्ट करेंगे फेडरल इंटिटी। फेडरल इंटिटी का मतलब है वो किस स्टेट के अंदर आप प्रोग्राम ढूंढना चाहते हैं। तो मेक्सिको के अंदर जितनी स्टेट्स हैं वो सारी उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही है। आप इसमें से किसी स्टेट्स को सिलेक्ट करेंगे और कहेंगे मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ प्रोग्राम्स। लेकिन अभी हम इसको जनरल छोड़ देते हैं, क्योंकि मतलब हम चाहते हैं कि सब प्रोग्राम्स को देखें। फिर यहाँ से आपको ग्रेड पूछ रहा है। बेसिकली ग्रेड का मतलब है आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेक्सिको के अंदर जो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन है ना, उसके थ्री थ्री डिविजन है। एक तो स्पेशलिटी है, स्पेशलाइजेशन। ये मास्टर्स डिग्री से थोड़ा सा कम होती है और बैचलर डिग्री से ज्यादा होती है। स्पेशलिटी प्रोग्राम्स के अंदर थीसिस नहीं होते, स्कॉलरशिप अमाउंट बहुत कम होती है, इसलिए कोई फायदा नहीं है मतलब उनके अप्लाई करने के लिए। वो बहुत ही क्लासिकल लोगों के लिए होता है जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ पीपल के लिए। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद इधर आपसे पूछ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आप किस तरह की ओरिएंटेशन चाहते हैं अपने प्रोग्राम में। आप चाहते हैं रिसर्च, रिसर्च इधर ट्रांसलेट होके इन्वेस्टिगेशन आया हुआ है। और प्रोफेशनल का मतलब है कि इस पर रिसर्च नहीं होती। प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स मेक्सिको के अंदर बहुत कम है, इसमें रिसर्च नहीं होती। वो वहां पे ज्यादा होते हैं जहाँ पे कोई कंपनी ओरिएंटेड काम ज्यादा होता है। तो हम लोग ना इन्वेस्टिगेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, जिसकी एक्चुअल ट्रांसलेशन होनी चाहिए थी रिसर्च। लेकिन क्योंकि हम गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रहे हैं तो इसमें कुछ डिफेक्ट्स है। अच्छा, अब लेवल इन द पीएनपीसी आपसे पूछता है कि पीएनपीसी का कौन सा लेवल आप ढूंढना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था कि पीएनपीसी के 4 लेवल्स हैं। तो ना जो सबसे एडवांस लेवल है, जो परफेक्ट लेवल, लेवल इन द पीएनपीसी का मतलब ये है कि कोनासिट के 4 लेवल है, जिसमें वो बताते हैं कि ये प्रोग्राम कितना स्ट्रांगली डेवलप्ड है। तो ना इसमें से कोई भी प्रोग्राम, सबके सब कैटेगरीज को कॉर्नासेट स्पॉन्सर करती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि जहाँ पे जो प्रोग्राम्स में इंटरनेशनल कंपटीशन होता है उनमें कुछ स्कॉलरशिप्स ज़्यादा होती हैं, लेकिन उधर एडमिशन लेना भी डिफरेंट मुश्किल होता है। उसके क्राइटेरिया और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू रिसेंट क्रिएशन में नया प्रोग्राम। अच्छा, फिर उसके बाद ना एक और सिस्टम है इधर मेक्सिको के अंदर जिसको कहते हैं सिनी एरिया। सिनी की जो मतलब कहना चाहता है सिस्टेमा नेशनल de इन्वेस्टिगाडोरेस नो। क्या मतलब है इसका कि ना एक नेशनल रिसर्चर्स का सिस्टम है। तो ना सिनी के अंदर बहुत सारे एरियाज डिफाइन है कि ये एरिया बायोलॉजी का है, ये एरिया इंजीनियरिंग का है, ये एरिया सोशल साइंस का है। तो ना पीएनपीसी बेसिकली फॉलो करती है सिनी के एरियाज को। तो हमें ना सिनी के एरियाज के अंदर सिलेक्ट करना पड़ेगा एक पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल। तो फॉर एग्जाम्पल अब इधर आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस जगह पे पढ़ना चाहते हैं वो कौन से एरिया के अंदर है। वो फिजिक्स से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग। मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वो एरिया है। लेकिन अगर आपका डिफरेंट एरिया है तो आपको इसमें से कोई डिफरेंट ऑप्शन क्लिक करना है। तो एज एन एग्जाम्पल मैं सिर्फ इंजीनियरिंग पे क्लिक कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद ये पूछता है मोडालिटी क्या है, मतलब आप वर्चुअल क्लासेस लेना चाहते हैं, नॉन वर्चुअल। खैर अब ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रही क्योंकि अब पेंडेमिक है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैंने किया बुस्कार। बुस्कार इज लाइक सर्च। तो मैं इसको दोबारा से ट्रांसलेट कर लेता हूँ। और मुझे बता रहा है कि 365 प्रोग्राम्स हैं मेक्सिको के अंदर जिसको कोनासिट स्पॉन्सर करता है सिर्फ इंजीनियरिंग एरिया के अंदर। तो हर एक का यहाँ पे नंबर बता रहा है, उसका रेफरेंस बता रहा है, प्रोग्राम का नाम बता रहा है, उसका इंस्टीट्यूशन बता रहा है कि कहाँ पे वो दिया जाता है कोर्स, किस शहर में दिया जाता है,
क्या ग्रेड है, डॉक्टरेट ग्रेड है, मास्टर्स ग्रेड है, ओरिएंटेशन क्या है, इन्वेस्टिगेशन रिसर्च है ऑलवेज। पीएनपीसी का लेवल क्या है, कंसोलिडेटेड यानी कि थर्ड लेवल की ये डिग्री है, और इंजीनियरिंग एरिया के अंदर है वगैरह वगैरह। तो ना यहाँ पे आप देख लें कि इसके क्या प्रोग्राम से, ये डिग्री प्रोग्राम है डॉक्टरेट इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, डॉक्टरेट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ना यहाँ से आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका प्रोग्राम कौन सा सबसे ज्यादा जो है ना सूटेबल है। तो जैसे कि ये डॉक्टरेट इन एनर्जी साइंसेस भी है वगैरह वगैरह। इसी तरह से आप सेकंड लिंक पे जाएं तो आपको और प्रोग्राम मिल जाएंगे, डॉक्टरेट इन इंजीनियरिंग, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह। इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल उसी रो नंबर के लास्ट के ऊपर जो कह रहा है आपको टू गो, बेसिकली ये भी इनकरेक्ट ट्रांसलेशन हुई है। इसका मतलब है ईयर, इसका मतलब है कि आप उसकी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चला जाऊंगा ईयर। ईयर का मतलब है कि मैं उस वेबसाइट पे इंटर होना चाहता हूँ, लेकिन कुछ एरर की वजह से वो वेबसाइट काम नहीं कर रही। तो हम लोग ना कोई और वेबसाइट देख लेते हैं, ये वाली वेबसाइट देख लेते हैं। खैर, ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव ये था कि मतलब आप वो प्रोग्राम्स को ढूंढ लें जो कि पीएनपीसी से एफिलिएटेड है। तो यहाँ पे उसकी लिस्ट नजर आ रही है जो भी पीएनपीसी से एफिलिएटेड है। तो ना एक ऑप्शन तो ये है डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे मैं चला जाऊं जो कि नहीं ओपन हो रही ना। फॉर एग्जांपल इस यहाँ पे ओपन हो गई नो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, तो इसकी वेबसाइट आ गई मेरे पास। तो ना इसको भी मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दूंगा, और अब आपसे क्लियरली, मेक्सिको के अंदर अगर कोई यूनिवर्सिटी प्रोग्राम पीएनपीसी से एफिलिएटेड है तो वो प्रोग्राम का बहुत हाई लेवल समझा जाता है। तो इसलिए जैसे ही आप उस वेबसाइट को खोलते हैं, सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है वो कि पीएनपीसी से कंसोलिडेटेड है, एफिलिएटेड है। तो आप देखें कि ये प्रोग्राम पीएनपीसी से एफिलिएटेड है, और यहाँ पे आपको उसकी डिटेल्स बताता है कि ये रिसर्च प्रोग्राम है, 4 साल का है, सेमेस्टर बेस्ड है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको उसकी फीस भी बता रहा है कि कितनी है, 100 पेसो से। अगर आप पीएनपीसी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ेंगे तो वहां पे जो फीसेस होंगी वो बहुत ही मिनिमल होंगी, क्योंकि कोनासिट उसको स्पॉन्सर कर रही होती है। ना होने के तो यहाँ बराबर है तो। आप बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी उनकी। तो यहाँ पे आप उसके ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, ये प्रोग्राम क्या चाहता है। और यहाँ पे आप उसके रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट्स है ना, ये नेशनल लोगों के लिए, यानी कि आपका डॉक्टरेट की डिग्री पढ़ रहे हैं तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। तो आपको कह रहा है मास्टर्स का जीपीए इतना होना चाहिए, मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, टॉफल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एग्जानी 3 के रिजल्ट्स होने चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी डिस्कशन है, एग्जानी 3 क्या होता है और कैसे इसके अंदर स्कोर लिए जाते हैं वगैरह, ये अपनी एक अलग डिस्कशन है, आप भी इसको करते हैं। लेकिन ये जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये अभी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको फिर 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए वगैरह वगैरह, नो ये सब चीजें, सीवी चाहिए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आप उसका करिकुलम देख सकते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाते हैं, सेकंड में क्या पढ़ाते हैं वगैरह वगैरह, और कोर्सेज क्या क्या पढ़ाते हैं इस डिग्री के अंदर उनकी भी डिटेल्स है। एरियाज ऑफ रिसर्च क्या है इस डिपार्टमेंट के अंदर उनकी भी डिटेल्स है, कि फॉर एग्जांपल ये करेक्टराइजेशन पे काम करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वगैरह वगैरह। और इम्पोर्टेंट चीज जो है, हम्म, अभी एक और आपसे मैं डिस्कशन करता हूँ। खैर, रैपिडली मैं एक और वेबसाइट चेक करना चाहता हूँ। ये देखें, ये एक और वेबसाइट मैंने ओपन की तो ये भी खुल गई ना। तो अब यहाँ पे मैं इसके डॉक्टरेट प्रोग्राम्स में गया, और इधर में गया इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसके सारे रिसर्च वगैरह की डिटेल्स आ रही हैं, और यहाँ पे आ गई डिटेल्स पर्सोनाल। पर्सोनाल का मतलब ये है कि फैकल्टी मेंबर्स कौन से हैं। तो ना ये प्रोग्राम है डॉक्टरेट इन साइंसेस ऑफ द इंजीनियरिंग, और मटेरियल्स के अंदर स्पेशलाइजेशन है, और यहाँ पे सारी
फैकल्टी की लिस्ट आ गई है। वो सारे लोग जो इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में काम करते हैं, उनकी ईमेल एड्रेस आ गई है, उनका एरिया ऑफ रिसर्च आ गया है, वगैरह वगैरह ना, एक लंबी सी लिस्ट है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। होता क्या है कि अगर आप मेक्सिको के किसी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो उसकी कोई सेंस नहीं है। क्यों सेंस नहीं है? क्योंकि आप अपना रिलेशनशिप उस यूनिवर्सिटी के साथ और उस मुल्क के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो भी प्रोफेसर होता है उसको ईमेल लिखते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। उस ईमेल को जस्टिफाई करते हैं क्यों काम करना चाहते हैं, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और उसमें बताते हैं कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिस दिस दिस, और इसको स्पॉन्सर करेगी कोनासीट और पीएनपीसी के अंदर आता है। तो फिर वो प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू लेता है, इंटरेक्शन होता है, फिर आपको वो सिलेक्ट करता है। अब जब प्रोफेसर आपको सिलेक्ट करता है तो फिर आपका जो केस होता है एडमिशन के लिए और स्कॉलरशिप के लिए वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आपको एक इंटरनल बंदा है जो वहां से सपोर्ट कर रहा है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि प्रोसेसेस इतने ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि अगर आपके पास कोई इंटरनल हेल्प नहीं है, इंटरनल पर्सन नहीं है जो आपको कुछ हेल्प कर रहा हो, तो ना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है, नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है एडमिशन लेना और स्कॉलरशिप लेना इम्पॉसिबल। तो क्या तरीकाकार है? समरी करते हैं सब चीज की। पीएनपीसी से सबसे पहले आप लोगों ने प्रोग्राम्स ढूंढने। पीएनपीसी के प्रोग्राम स्कॉलरशिप से स्पॉन्सर्ड है। पीएनपीसी का एक प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना है, उसकी वेबसाइट पे जाना है, उसकी डिटेल्स पढ़नी है, उसके क्या रिसर्च एरियाज है, फिर उसके फैकल्टी प्रोफाइल पे जाना है और वहां से एक प्रोफेसर ढूंढना है। वो प्रोफेसर ढूंढना है जो कि सबसे रिलेटिव है आपके काम से, आपकी रिसर्च से, और उसको ईमेल करनी है कि मतलब हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, जब प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर आप लोगों ने फिर प्रोफेसर आपको हेल्प करता है कि हमें टॉफिल चाहिए, हमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, हमें स्टडी प्लान चाहिए, और स्टडी प्लान में प्रोफेसर आपकी हेल्प करता है। तो बेसिकली आपकी पूरी प्रोफाइल डेवलप करता है, और वो पूरी प्रोफाइल फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएट यूनिट के अंदर वो आपकी सबमिट करवाता है, और फिर वो आप एडमिशन प्रोसेस के लिए क्वालिफाई होते हैं, फिर आपका इंटरव्यू होता है, फिर फाइनली लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आता है। तो मतलब ये एक सारा गेम है। तो अगर आपके पास किसी प्रोफेसर की हेल्प नहीं होगी तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी बात करते हैं दोबारा एग्जानी की। एग्जानी मेक्सिको का एक नेशनल एग्जाम है। ये स्पेनिश के अंदर होता है और सिर्फ मेक्सिको के अंदर कंडक्ट होता है, और ये ऑब्लिगेटरी है सब यूनिवर्सिटीज के लिए कि स्टूडेंट जो भी इनरोल होगा वो उसके पास एग्जानी का टेस्ट होना चाहिए। लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कोई इस तरह का वेल डेफिनेट रूल नहीं है कि वो कैसे एग्जाम लेंगे। तो ना हर यूनिवर्सिटी की अपनी इसके अंदर स्ट्रेटेजी है इसको मतलब मैनेज करने की। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे करती हैं कि आपको कहती हैं कि अगर आपके पास एग्जाम ही नहीं है तो आप जीआरई का एग्जाम जमा करवा लें। तो आपको फिर वो जीआरई जो यूएस का है वो आपको जमा करवाना पड़ता है, वो आपको लेना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ये करती हैं कि वो एक ऑनलाइन एग्जाम पाकिस्तान की या इंडिया की किसी यूनिवर्सिटीज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भेज देती हैं, और आप उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और वो एग्जाम कंडक्ट करता है, वगैरह वगैरह, और वो रिजल्ट स्कैन करके यूनिवर्सिटी को भेज देता है। बेसिकली कोई वेल डिफाइंड रूल नहीं है इधर कि आप एग्जामी का क्या होगा। मेरे केस में उन्होंने मेरे से जीआरई मांगा, तो मैंने तो जीआरई था मेरे पास तो मैंने प्रेजेंट कर दिया। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट प्रोसेस है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका कोई प्रोफेसर आपको मतलब हेल्प कर रहा हो, डिस्कस कर रहा हो यूनिवर्सिटीज के साथ कि आपके केस को कैसे लेके प्रोसीड किया जाएगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज फॉरेन स्टूडेंट्स को आ, जो कि लैटिन अमेरिकन या स्पेनिश ओरिजिन से नहीं है उनको मतलब स्ट्रेट निगेट कर देती है कि ये हमारी पॉलिसीज में नहीं है उस स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना जो कि स्पेनिश ओरिजिन से नहीं है। यानी कि मतलब एक पूरी दुनिया अप्लाई नहीं कर सकती है यूनिवर्सिटीज में। इसलिए एक प्रोफेसर का अंदर होना बड़ा जरूरी है जो कि ये चीजों को डिस्कस कर सके। तो
क्या होता है जब एक बंदा जो कि स्पेनिश नहीं बोलता वो एक मेक्सिको की यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, तो यहाँ पे भी कोई वेल डेफिनेट रूल नहीं है। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन आपकी प्रोफाइल को कैसे रिसीव करता है। नॉर्मली वो क्या कहते हैं कि आप स्पेनिश डिग्री का कोई कोर्स लेके आए, आपने कोई कोर्स बेसिक कोर्स किया होना चाहिए, और वो आपको एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल देते हैं। मेरे केस में भी उन्होंने डाल दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया, कोई 4 हफ्ते का था, और एट द एंड ऑफ द कोर्स मैंने पे किया, और उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया कि इतने आवर्स स्टूडेंट ने पढ़े, और वो मैंने एज एन एविडेंस भेज दिया। तो मेरे केस में मैंने जीआरई दिया, मैंने टॉफिल दिया, और मैंने स्पेनिश लैंग्वेज का एक बेसिक सर्टिफिकेट दिया। तो मतलब ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। अब डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्सिटीज के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं, और फाइनली आपका एडमिशन प्रोफाइल कैसे डेवलप होता है। तो जब ये सारा प्रोसेस हो चुका होता है, तो फिर फाइनली आपको एक एडमिशन लेटर मिलता है कि आप सारी रेक्विजिट्स को कंप्लीट करते हैं, और अब आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा पाउस लेता हूँ। मोहम्मद भाई, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ आई बात, तो मुझे आप बता दें, ताकि नेक्स्ट स्टेप नहीं नहीं, जाने से ठीक है, पहले। आप ठीक जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं आप। तो सबसे पहले यही है कि जो बंदा है उसने अपने प्रोग्राम सर्च करने के कौन सा प्रोग्राम ने उसने एडमिशन लेना है, या कौन सा प्रोग्राम उसका किस में इंटरेस्टेड है। उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी देखनी है, और जो ये है PNPC उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद जो है उसने उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है। जिस तरह आपने कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोफेसर जो आपको इंटरनली हेल्प कर सके। और उसके बाद जो आपने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि आपके पास स्पेनिश का बेसिक कोर्स का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की आपसे क्या मांगती है। टफल हो सकता है आपसे मांग लें, और इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट। जीआरई टॉफल जी आ रही। ऑब्लिगेटरी है। टॉफल ऑब्लिगेटरी है, टॉफल के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। एक है ऑप्शन कि अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो फिर खैर वो हमारा केस नहीं है। अच्छा, तो अब देखिए ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ब्यूरोक्रेटिक होता है, कि तकरीबन 1 साल पहले आपको मतलब प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट डेवलप हो जाने चाहिए। 1 साल तकरीबन, मतलब पहले मार्जिन के साथ आप प्रोफेसर के साथ कांटेक्ट डेवलप करें, कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, कुछ होमवर्क्स में इन्वॉल्व हो, ताकि आपका प्रोफेसर के साथ अच्छा इंटरेक्शन रहे। क्योंकि प्रोफेसर को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है इधर, अगर वो किसी फॉरेन स्टूडेंट को लाना चाहता है। मतलब एक सीधा सा सवाल करते हैं एक प्रोफेसर को इधर के, मतलब इधर तो इतने सारे नेशनल लोग हैं, आप नेशनल लोग को छोड़ के क्यों उस दुनिया से आप एक बंदा लाना चाहते हैं। तो ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है प्रोफेसर को जस्टिफाई करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक बात ये भी बताता चाहूँ कि मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन है इधर। तो अब हमारे मुल्कों के लोग क्या करते हैं, 10 प्रोफेसर को ईमेल कर रहे होते हैं, 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे होते हैं, 10 मुल्कों में अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ना ऐसा नहीं हो सकता इधर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक प्रोफेसर अपना इमोशन कनेक्ट करता है, अपना टाइम कनेक्ट करता है, अपनी एनर्जी कनेक्ट करता है, अगर उसने आपको एक्सेप्ट किया। तो और फिर अगर आप किसी और मुल्क भाग जाएं, किसी और सिटी भाग जाएं, किसी और यूनिवर्सिटी में भाग, तो मतलब ये एथिकली बहुत ही गलत है। तो मतलब इस चीज का आप लोगों को बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, एक और कॉम्प्लिकेशंस करती हैं मैक्सिकन यूनिवर्सिटीज जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं। नॉर्मली यहाँ पे अगस्त या सितंबर में एडमिशन, मतलब अगस्त या सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, और मार्च के अंदर एडमिशन शुरू हो जाता है, और मई के अंदर तकरीबन एडमिशन बंद हो जाता है। ये रफ डेडलाइन है। अब मई के अंदर एडमिशन बंद होता है, और जून और जुलाई के अंदर वो आपको एक्सेप्टेंस देती है। अब आपको जब जुलाई में एक्सेप्टेंस देती हैं, तो फिर आपके पास सिर्फ 1 महीना होता है अपना वीजा प्रोसेस करने के लिए। तो फिर नहीं हो सकता, मतलब आप दुनिया के उस मुल्क में रहते हैं, सिर्फ ट्रैवल प्लान ही ढूंढते हुए आपको मोर देन 1 मंथ लग जाता है। तो ना इसलिए यही आपको प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है, यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। मेरे केस में मुझे यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 2 माह पहले एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया था, 2 माह पहले, ताकि मैं अपने प्रोसेस कर सकूं वगैरह वगैरह। तो ये इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी की डेडलाइन
से पहले उन्होंने मुझे लेटर दे दिया था। मेरे लिए अब स्पेशल इंटरव्यू अरेंज हुआ मेरे लिए, मतलब सारी चीजें ना टाइम से पहले हुई। तो मतलब ये आप यूनिवर्सिटी को कैसे कन्विंस करते हैं, प्रोफेसर को कैसे कन्विंस करते हैं, ये सब चीजें। अच्छा, जब एक दफा आपको जब एडमिशन लेटर मिल जाता है उस यूनिवर्सिटी का जो पीएनपीसी से एफिलिएटेड है, जिसको कोनासेट सपोर्ट कर रही है, तो फिर आप वीजा प्रोसेस के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो बंदा आपको लेटर देता है, जो बंदा आपको एडमिशन लेटर देता है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेटर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन। वो होता है हेड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का, वो आपको लेटर देता है। वो आपसे पूछता है कि आप किस मुल्क की एम्बेसी के अंदर अपना वीजा अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बंदा आपसे ये इंफॉर्मेशन लेता है और वो कोनासेट को ये इंफॉर्मेशन दे देता है। फिर कोनासेट एम्बेसी के साथ बात करती है आपके बारे में कि ये बंदा आएगा, ये बंदा, इस बंदे की हमने स्कॉलरशिप अप्रूव की हुई है, इसका ये एडमिशन लेटर है, और आप लोगों ने इसका वीजा प्रोसेस करना है। तो फिर आप अप्लाई करते हैं वीजा प्रोसेस के लिए, आप एम्बेसी को आप ईमेल करते हैं वगैरह वगैरह। वो आप ये बहुत सारी जगहों पे आप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको ये। तो अभी यहाँ पे एक और कॉम्प्लिकेशन होती है। एम्बेसी तब तक आपको इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट नहीं देती जब तक कोनासेट एम्बेसी को ईमेल नहीं करती। अब एम्बेसी को कोनासेट की ईमेल आएगी तो फिर वो काम करेंगे। अच्छा, अब ये चीजें तो आप देख भी नहीं सकते, आपको तो पता भी नहीं है कि कोनासिट की एम्बेसी के साथ क्या कम्युनिकेशन है, और ये तो काम भी गवर्नमेंट ने करने हैं, तो वो वैसे ही ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, वैसे ही बहुत ज्यादा स्लो होते हैं। तो इसलिए ना मतलब, और ये ऐसी चीज है जिसको आप ट्रैक भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है जो आपकी हेल्प करे। तो यहाँ पे बेसिकली आपको वेट करना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली, पूछना पड़ता है कि लेटर मिला है, अपने कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ती है, प्रोफेसर से बात करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डायनामिक रहना पड़ता है, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलता है, और वो तब जाके आपको लेटर मिलता है, तब जाके यूनिवर्सिटी एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि जब आपको ये लेटर, जब कोनासिट का ये सपोर्ट लेटर एम्बेसी को मिल जाता है, तो आपको कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जमा करवानी, आपके वीजा प्रोसेस की फीस जीरो है, मतलब कुछ भी नहीं करना। आपने बेसिकली उधर जाना है, वो आपको स्टैम्प कर देते हैं, और मतलब आप जाए अपने अपने काम करें। व्हाट अबाउट द ठीक है, टिकट? आप इसके ऊपर टिकट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये भी। अब तो एक कोरोना वायरस की वजह से एक्चुअल सूरत हाल का मुझे नहीं पता। टिकट कोनासेट नहीं सपोर्ट करती, ओके। टिकट आपको खुद खरीदनी पड़ती है, और टाइम मार्जिन के साथ आप खरीदें, प्लान करें टिकट, और जो भी आपका इटनरी है उसको प्लान करें। आप टर्की से आ रहे हैं, आप ब्राजील से आ रहे हैं, जो भी है, तो वो एक अलग डिस्कशन है, अलग डिबेट है। वो मेरे ख्याल से आप अपने चैनल पर ज़्यादा अच्छी तरह से बता देंगे। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अब आप इधर आ गए, सब प्रोसेस हो गया, आप इधर आ गए। तो अब इधर आ गए और आपके पास कोई और चीज़ें हिडन है, आप स्टडी नहीं करने आए थे, आप कुछ और करने आए थे, ठीक है, आपके पास प्रोफेसर की भी एक्सेप्टेंस है वगैरह वगैरह, तो फिर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। तो जो एक बंदा लीगल आता है, जो एक बंदा सारे प्रोसेस करता है, जिस बंदे में कोई हिडन हिडन कोई चीज नहीं है ना, तो इमिग्रेशन प्रोसेस में उसको कोई मसला नहीं होता। आप कॉन्फिडेंट रहे, कॉन्फिडेंट रहें, अपने पेपर्स को एक्सप्लेन करें, अपने विजिट को जस्टिफाई करें, तो इमिग्रेशन ने आपको कुछ भी नहीं करना। आप स्पेनिश आपको बेसिक आनी चाहिए ताकि आप दिखा सकें। इंपॉर्टेंट बात इधर एक और ये होती है कि इमिग्रेशन ऑफिस आपकी यूनिवर्सिटी को कॉल करती है, कोनासेट को कॉल करती है, और आपके प्रोफेसर को भी कॉल करती है कि क्या आप इस बंदे को जानते हैं, क्या ये बंदा पढ़ने आ रहा है, इस बंदे की क्या डिटेल्स हैं। तो बेसिकली वो भी आप फीडबैक देते हैं, और फिर इमिग्रेशन डिसाइड करती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट वीजा के ऊपर और ये सब चीजें कंप्लीट करने के बाद इमिग्रेशन किसी को रोकती है। लेकिन अब आप किसी और पर्पज से आ रहे हैं, बेशक आपके पास एडमिशन है, बेशक सब कुछ है, फिर आप नहीं इंटर हो सकते, बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर बात है लास्ट रेजिडेंसी की। रेजिडेंसी मैक्सिको के अंदर हॉस्टल्स नहीं होते यूनिवर्सिटीज के पास, उनके पास रेजिडेंस नहीं होती। लेकिन इधर मैक्सिको में ये चीज इतनी फील नहीं होती,
क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज और हाउसिंग स्कीम्स इधर बहुत अच्छे डेवलप्ड हैं, और आप फर्निश्ड हाउस रेंट कर सकते हैं और रह सकते हैं। तो ये सारी चीजें। फूड एक अलग डिबेट है, वो आप देख सकते होंगे। बेसिकली वो एक, अच्छा उसके बाद एक चीज मैं बताना भूल गया कि ना, पीएचडी का जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है वो तकरीबन 17,000 मैक्सिकन पेसोस है पर मंथ। ये शायद $800 या $850 बनते हैं। और मास्टर्स डिग्री के लिए तकरीबन 12,000 पेसोस पर मंथ आपको पे करते हैं। तो एक और पॉइंट इसके अंदर मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप मेक्सिको के अंदर इंटर हो जाते हैं तो पहले महीने आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आपने जाना होता है इमिग्रेशन ऑफिस में। इमिग्रेशन ऑफिस में जाके अपना प्रोसेस करना पड़ता है, रेजिडेंसी कार्ड लेना पड़ता है, और रेजिडेंसी कार्ड स्टूडेंट वीजा के लिए भी फ्री होता है, लेकिन उसका एक लंबा प्रोसेस है और वो 2 से 3 महीने मतलब वो ले लेते हैं। तो वो जिस दिन आपको रेजिडेंसी कार्ड देते हैं, फिर उस रेजिडेंसी कार्ड की बेसिस के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी का कोऑर्डिनेटर आपके लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करता है। फिर वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में जाती है और फिर वो स्कॉलरशिप का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फिर वो पूरा एक प्रोसेस होता है, वो भी 2 महीने उसको भी लग जाते हैं, और फिर फाइनली आपकी स्कॉलरशिप एक्सेप्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगस्त में आते हैं तो दिसंबर तक आपको कोई पैसे नहीं मिलते। और ये सिर्फ फॉरेनर के लिए नहीं है, ये नेशनल्स की भी ये प्रॉब्लम है कि वो भी अगस्त में अपनी डिग्री स्टार्ट करते हैं, दिसंबर तक उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, और दिसंबर के बाद फिर उनको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू होती है। फिर लेकिन तीन एक चार बहुत ही महीने फिर अच्छी, वो रिटर्न कर दे आपको, रिम्बर्स बहुत करते ही हैं। अच्छी, ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपका प्रोग्राम अगस्त में शुरू हो रहा है तो आपको 4 से 5 महीने की सारी पेमेंट दिसंबर में या नवंबर में कर देते हैं। तो मतलब आपको, मतलब अगर आप लोन लेके पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो आप सारा एट द एंड रिटर्न कर देते हैं जब आपको मतलब उसके पैसे मिलते हैं। और फिर उसके बाद नॉर्मलाइज हो जाती है स्कॉलरशिप। 4 साल की पीएचडी होती है तो 4 साल के लिए हर मंथ के पहले 2-3 दिनों में पैसे मिल जाते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और वो आप कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस करते रहते हैं और मतलब आप अपनी डिग्री के एंड तक पहुंच जाते हैं। तो मतलब ये हैं बहुत सारे स्टेप्स इसके अंदर जो कि मतलब कंसीडर करने वाले हैं। तो दुनिया में किसी भी जगह कोई भी स्कॉलरशिप लेना, एडमिशन पढ़ना, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि एक एक बहुत ही लंबा क्राइटेरिया है, प्रोसेस है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल लिखी हुई है और मेरी वेबसाइट भी है। तो आपको जो भी सवाल हुए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी आप डिटेल्स डाल सकते हैं। तो मैं ये लिंक मतलब नीचे अगर, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ये स्क्रीन पर भी मैं डाल दूंगा कि ये आपकी ईमेल एड्रेस है और आपकी वेबसाइट है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इस सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। जस्ट शॉर्टली आप बता दें कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपकी स्कॉलरशिप कंप्लीट हो जाती है 3 साल के 4 साल के, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है? अच्छा, ये स्टार्ट के अंदर भी मैंने ये डिस्कशन की थी कि ना, बहुत सारे मैंने देखे अरब वर्ल्ड के लोग यहाँ पे आते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर यहाँ पे प्रोफेसर बन जाते हैं और मतलब टॉप लेवल पे हैं मेक्सिको के, जो मेक्सिको की एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसीज डिफाइन करते हैं वगैरह। ये वन अपॉर्चुनिटी है। फिर जो बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं जो सबसे बेस्ट केस हो सकता है। यानी आप अपनी डॉक्टरेट की रिसर्च इस एस्पेक्ट से करें कि आप किसी इंडस्ट्री को जाके कोई कंसल्टेंसी देना। तो आप कंसल्टेंसी देंगे, बेसिकली वो आपकी जॉब है और वो आपका इनकम सोर्स भी है। तो ना, जो पीएचडी के बाद करने वाली चीजें हैं, वो मतलब हर दुनिया में हर जगह सेम है। जो किसी और मुल्क में एप्लीकेबल है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, आप कर सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरेट की भी आप स्कॉलरशिप मिल जाती है। वो तकरीबन 26,000 पेसोस है पर मंथ, और तकरीबन 25,000 पेसोस आपको वो इनिशियली भी देते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं एयर टिकट वगैरह वगैरह। तो इस तरह से है, मतलब हर जगह ये सेम ही रूल्स एप्लीकेबल हैं जो भी आप पीएचडी के बाद करेंगे।
ओके, बहुत शुक्रिया रासिफ भाई, आपने अपना टाइम दिया, आपने इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, सर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने हमारे साथ शेयर किया। होपफुली ये काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो इसके बाद भी अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो डायरेक्ट रासिफ तारिक जो इनकी ईमेल एड्रेस है वहाँ पे इनको ईमेल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच रासिफ भाई, आपकी आपके टाइम का और आपकी इन्फॉर्मेशन थैंक का। यू मोहम्मद भाई आपके इनविटेशन का, और इट इज़ अ प्लेजर फॉर मी टू 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 participate in the development of the community from your platform. मोस्ट वेलकम। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस करें। कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।